हेलो बच्चों। तो आज हम आपको पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को आज हम समझेंगे शुरुआत से कि राष्ट्रपति कौन है, इसका इलेक्शन कैसे होता है, कौन लोग इसको इलेक्शन में इसके भाग लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी है। इस लेक्चर के माध्यम से आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, चाहे वो एसएससी का कोई पेपर हो जिसमें जीएस आता हो, पॉलिटी आती हो, या कोई भी ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम हो जो पॉलिटी की दृष्टि से, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लोग ज़्यादातर क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है हमको कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर कंफ्यूजन रहता है, उसको वोट कौन से लोग करते हैं इसको लेकर के कंफ्यूजन रहता है। तो इन सभी कंफ्यूजन को आज हम जो है दूर करने वाले हैं। आज का लेक्चर जो रहने वाला है वो बहुत ही प्रभावी रहेगा। सो हम बात कर लेते हैं पहले राष्ट्रपति से। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, जिसे हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं, सभी को मुझे लगता है कि पता होगा, जिनको नहीं पता वो भी जान लें। अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका की बात कही गई है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 यानी 52 से लेकर 78 तक जो है संघ की कार्यपालिका, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, संघ की कार्यपालिका की बात करेगी। अब लोगों को ये लगेगा कि संघ की कार्यपालिका क्या चीज है। तो आइए हम जानते हैं संघ की कार्यपालिका के बारे में। तो संघ की कार्यपालिका में कौन लोग होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका की जब बात की जाती है तो उसमें आते हैं आपके राष्ट्रपति, सेकेंड नंबर पे आपके आते हैं उपराष्ट्रपति, थर्ड नंबर पे आते हैं आपके प्रधानमंत्री, और फोर्थ पे आते हैं आपका मंत्रिमंडल, एंड फिफ्थ पे आते हैं आपके महान्यायवादी, जिनको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। राइट। सो आपको हम बता दें कि राष्ट्रपति तो प्रेसिडेंट हो गया, उपराष्ट्रपति आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और आपके प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हो गए, एंड मंत्रिमंडल जिसे हम कहते हैं मिनिस्टर्स, जो आपके हैं मिनिस्टर्स, जो मिनिस्ट्री है वो मंत्रिमंडल जो है इसमें, और महान्यायवादी जो है वो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा, सर ये महान्यायवादी कुछ अजीब सा लग रहा है। तो महान्यायवादी जो होता है सरकार का प्रमुख विधिक अधिकारी होता है, कानून का अधिकारी होता है, सरकार का वकील होता है, जिसे आप कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है। तो जब भी आपको संघ की कार्यपालिका की बात करी जाएगी तो वो अनुच्छेद आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक में समाहित है संघ की कार्यपालिका। और उसमें लोग आते हैं 5, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और आपके महान्यायवादी। इन 5 लोगों को याद कर लेना आप, क्योंकि ये आपके संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमने ये चीज जान ली। अब हम बात करते हैं कि संघ की कार्यपालिका में जो आपके राष्ट्रपति हैं इनका क्या काम है, कैसे इनको इलेक्ट किया जाता है, इनका चुनाव कैसे होता है, उन सब के बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का क्या होता है, राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक भी है, और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक भी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम राष्ट्रपति को जानते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो जनता के, जो जनता है ना, वो जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से इसे नहीं चुनती है कि डायरेक्टली इलेक्ट किया और राष्ट्रपति चुन लिया। तो जनता इसको जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा उसका निर्वाचन होता है। ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं निर्वाचक मंडल जो है वो राष्ट्रपति का कौन होता है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है। आते राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की हम बात करते हैं कि निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के कौन कौन सम्मिलित है, कौन राष्ट्रपति को वोट कर सकता है। तो उस पर बात करते हैं। पहले नंबर पर हम बात करते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आपको एक बात समझ में आई होगी कि संसद के
दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति को वोट करेंगे। अब संसद के दोनों सदन आप पता होना चाहिए आपको कौन से होते हैं। एक होता है आपका राज्यसभा और दूसरा आपका होता है लोकसभा। इनमें जो निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर होंगे वही भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति में के चुनाव में। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, याद रखना। नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दूसरे नंबर पे आता है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब आपको बता दें राज्य की विधानसभा के, देखिए एक चीज है, जब बात आ जाती है निर्वाचित, बार बार हम निर्वाचित पे क्यों जोर दे रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इलेक्टेड मेंबर ही राष्ट्रपति को वोट करेंगे। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? एमएलएज होते हैं, जिन्हें आप एमएलए कहते हो, जिन्हें आप लोग विधायक बोलते हैं। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। तो याद रखना एमएलए जो होंगे वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। थर्ड नंबर पे आता है आपका केंद्र शासित प्रदेशों कौन कौन प्रदेश? दिल्ली और पुदुचेरी। कौन से? पुदुचेरी यानी पांडिचेरी जिन्हें आप लोग बोलते हैं। पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य के विधानसभाओं के, इनकी भी जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये तो आपको पता चल गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे। तो ये तीन कैटेगरी के लोग आते हैं। पहले संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर निर्वाचित सदस्य, दूसरे में आते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए। तीसरे नंबर पे आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश भाग लेने वाले हैं? एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी। इनके इलेक्टेड मेंबर जो इन विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। याद रखना, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है और कौन भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि भाग लेने वाले अगर याद आपको बने रहेंगे तो ना वाले तो ऑटोमेटिक आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गए उसके चुनाव में जो है लोग भाग लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार संसद के दोनों सदनों में मनोनीत जो सदस्य होते हैं, संसद के सदन में मनोनीत सदस्य हैं, चाहे वो राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हों, ठीक है, चाहे राज्य विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य हों, कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग या निर्वाचन नहीं करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब कोई सभा, मान लो कोई सभा है, विघटित हो जाती है। अगर मान लो ऐसे कर देते हैं कि दिल्ली या पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, और जब कोई सभा विघटित हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। अगर विघटित हो गई है तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस स्थिति में जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व ना हुआ हो, ऐसे कह सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, कि जितने भी राज्य हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो समान रूप से हो। तो क्या करेंगे, उनके लिए क्या है, हम अलग अलग राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के सभी मतों का निम्न प्रकार जो है उनका हम क्या करते हैं, वोट मूल्य निकालते हैं कि उनका मूल्य क्या है। वोट मूल्य से हम पता करेंगे कि क्योंकि उनका जो मतलब एक तरीके से नेतृत्व है वो समान रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमने विधायक के मूल्य का वोट कैसे निकालेंगे और सांसद के जो संसद के सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य कैसे निकालेंगे। तो आज हम मत मूल्य पे बात कर लेते हैं, किसका कितना जो है
मतलब नेतृत्व रहेगा, कितना, तो समानता की वजह से ये सब करना पड़ता है हमको। तो पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमने पहले से ही लिख रखा है ताकि बार बार लिखना न पड़े। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक विधायक के मत का मूल्य, जो एक एमएलए है उसके मत का मूल्य हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें किस डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपको एक बार समझा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए एटलीस्ट कि विधायक का मूल्य, मत मूल्य कैसे निकलता है। सबसे पहले एक विधायक के मत का मूल्य बराबर क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या की, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो चीज, अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, और राज्य की विधानसभा में कुल कितने मतलब सदस्य निर्वाचित हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की मतलब लगभग जनसंख्या जो है आपकी 25 करोड़ मान लो, यूपी की पॉपुलेशन लगभग 25 करोड़ है। उसमें क्या करना, राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य कितने, 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से हमने 403 से भाग के इनटू 1/1000 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपको जब ये पूरी कैलकुलेशन जब आप करते हो तो आपको लगभग 620 आपका मत मूल्य आ जाता है एक विधायक के। तो जब आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो राज्य की कुल जनसंख्या हो, उसमें आपको भाग देना है, उस राज्य की टोटल विधानसभा सीटों से भाग देना है, इनटू 1/1000 कर देना है, तो आपका जो है जो निकल के आएगा एक विधायक के मत का मूल्य 620 आ गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज, एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य क्या होगा, कि जो संसद है उसके मत का मूल्य, तो एक विधायक के मत का मूल्य है। संसद के मत का मूल्य क्या है बेटा, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य। अब यहाँ पे सभी राज्य, भारत के सभी राज्य जो है उनके विधायकों के मतों का कुल मूल्य, उनके टोटल, पहले विधायक ले लो, सभी राज्यों के विधायक, टोटल सभी राज्यों के विधायक हमने जब जोड़ा तो 4000 करीब 33 हैं, अभी हमने वर्तमान स्थिति जो देखी, तो सभी राज्यों के विधायक 4033, और उनमें हमने एक विधायक का जो मत मूल्य लिया है 620, उससे हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है कुल, तभी तो होगा सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य हो गया, अपॉन हमें संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, संसद में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं पूरे भारत से, उनका कैलकुलेशन ऑलरेडी नीचे दिया, 788 लोग हैं, इससे हमें भाग देना है, तो 3173 जो हमारे एक संसद सदस्य के मत का मूल्य आ गया है। तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि सभी राज्यों के किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो ये विधायक का हो गया, ये सांसद हो गया, ठीक है। अब हम बात आगे कर लेते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका एकल संक्रमणीय मत है और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग जो है वो प्राप्त करना होगा। ये नहीं है कि कुछ भी, एक निश्चित भाग है, एक क्राइटेरिया है, उसको आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, इसमें क्या है कि कुल वैध मतों, जो मत पड़े हैं, मान लो वहां पे 50 मत पड़े हैं, इनमें से कुल वैध मत कितने, मान लो 10 मत इसमें से रिजेक्ट कर दिए गए, ठीक है। 10 मत अगर रिजेक्ट कर दिए गए तो वैध मत बेटा कितने बचे, कुल 40 मत बचे। अब इन 40 मतों का, इन 40 मतों में ये वैध मत हो गए, इनमें ही डिसाइड होगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो मान लो 2 मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल 2 मेंबर्स हैं जो राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो हम वैध मतों में क्या करेंगे बेटा, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे और +1 कर देंगे, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे +1 कर देंगे, 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका गणना कर लेंगे कि कितने जो है कौन जीतेगा, या क्योंकि ये डिसाइड हो जाएगा, जिसके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी पूर्ण मत, यानी 20 तो पूरा हो गया, 20-20 अगर मिले, जब एक इसको ज्यादा मिलेगा तो ये इसको एक बहुमत मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका ये चुनाव जीत सकता है, ठीक है, जीत जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है की संख्या, हाँ, अब इसमें एक बात हम और आपको बताते हैं, मेन चीज क्या होती है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य, जो उस निर्वाचक मंडल में मंडली बैठी है पूरी, जो कि राष्ट्रपति को चुनने वाली है, उनमें क्या होता है
कि उन सभी निर्वाचक मंडलों को एक क्या दिया जाता है, एक मतपत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक मतपत्र दिया जाता है, जो आपको वोट, जैसे बैलेट पेपर हमको दिया जाता था ना, इस प्रकार से ये मतपत्र इन सबको को दे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता, उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता। अब देखो ऐसा होता है, मान लो कि कोई सबको एक एक मत प्राप्त करा, जितने भी सदस्य वहां बैठे हैं, अब उनको मत दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, मान लो कि ये प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस के आधार पर अब कोई 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति सपोज करो चुनाव लड़ रहे हैं, मान लो राम है, एक मोहन है, और एक 2 मान लो, हम पहले 2 मान के चलते, या राहुल और मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, राहुल है और एक जगत है। ये मतलब 4 एक तरीके से हमने नाम ले लिए हैं। ये लोग जो है उम्मीदवार है राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी, ठीक है। तो पहली बात तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार कैसे होते हैं वो हम अभी और भी चीजें इसमें बताने वाले, ध्यान से सुनना। तो 1 2 3 4 ये प्रेफरेंसेस के आधार है कि कोई जिनको बैलेट पेपर दिया गया, उन बैलेट पेपर में इन 4 बंदों के नाम है, ठीक। अब इन 4 बंदों में किसको एक नंबर पे कौन बिठाता है, ये डिपेंड करेगा उस मतदाता पर, कि कोई मतदाता राम को पहले नंबर दे देगा, दूसरा नंबर मोहन को दे देगा, तीसरा नंबर राहुल को दे देगा और चौथा जगत को दे देगा। यानी कि जगत को हम चौथे स्थान पर रखना चाहेंगे। इसी आधार पर जो भी मतदाता होंगे वो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस देंगे। जैसे कोई राम को ही 4 नंबर पे बिठा रहा है, 1 नंबर पे मोहन को बिठा रहा, राहुल को 3 नंबर पे बिठा रहा और 2 नंबर पे जगत बिठा रहा, तो ऐसे डिफरेंट मत होंगे। फिर उनमें क्या होगा, फिर इनकी गणना होगी फर्स्ट राउंड। तो प्रेफरेंसेस के आधार पर फर्स्ट राउंड में जो मतों का आंकड़ा प्राप्त कर लेगा, जो बहुमत को प्राप्त कर लेगा पहले ही राउंड में, कि पहले प्रेफरेंस में कितने लोगों ने किसको बिठाया है, तो वहीं पर राष्ट्रपति का चुनाव का निर्धारण होगा कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। यदि नहीं होता है तो इस स्थिति में यही प्रक्रिया आगे जारी रहेगी, जांच होती रहेगी, फाइनली जब तक आंकड़े तक पहुंच नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीदवार का चयन होगा। अच्छा, प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। जब प्रथम चरण होता है तो उसमें प्रथम जो चरण की वरीयता है उसके मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है, यदि उम्मीदवार ने निर्धारित मत प्राप्त कर लिया, मान लो निर्धारित मत है कि 21, अगर इसने ये प्राप्त कर लिया तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो गया वहीं पे। अगर प्राप्त नहीं कर पाता है, मान लो कि अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अगर नहीं कर पाया तो मतों का स्थानांतरण होता है। मतों की स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मतों को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, और तथा उसके द्वितीय वरीयता के मत के अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पहले वालों को दूसरे वाले क्रम में जोड़ दिया जाता है, कि पहले वाले मान लो 5 ही कैंडिडेट हैं, अब पहले नंबर में 5 लोगों ने एक बंदे को रखा है, अब उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो मतों के आंकड़ों को तो पा नहीं पा रहा, जो उसके आंकड़े हैं, जो बहुमत के आंकड़े हैं, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको यहाँ से रद्द कर दिया जाएगा और दूसरे नंबर पर देखा जाएगा कि दूसरे नंबर पर किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई, कौन बंदा दूसरे नंबर ज्यादा, तो उन आंकड़ों को इसमें जोड़ दिया जाएगा, उनको वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनको रद्द करके, ठीक है, उनको रद्द करके उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि मतों के आंकड़े पर नहीं पहुंच जाते। जब मतों के आंकड़े पर पहुंच जाएंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। अब एक बात और आती है कि अगर मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है, अब हम उस पर बात करते हैं। मान लो कि राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और हो गया है, इसमें अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है बीच में या पहले जो भी है, तो बेटा राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होगा तब लोगों के दिमाग में आएगा कि कौन इसका निपटारा करेगा, जो राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा जो है प्रशासनिक अधिकारी। तो हम आपको बताते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। इसको कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये राष्ट्रपति के चुनाव के जो विवाद होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट इसका न्याय करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। कैसा होगा बेटा, अंतिम। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, उसे मानना ही पड़ेगा, ठीक है, उसका फैसला अंतिम। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जाएगी कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। निर्वाचक मंडल के किसी भी सदस्य का पद रिक्त होने पर
यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, मतलब आप मान लो कि पद रिक्ति पर अगर किसी मतलब बंदे को राष्ट्रपति के रूप में उसे अवैध नियुक्ति को अवैध कर देती है तो भाई राष्ट्रपति अवैध है, राइट। अगर राष्ट्रपति को कहते हैं ये अवैध है तो याद रखो ये घोषणा करने से पहले उस राष्ट्रपति से के द्वारा जो भी कार्य किए गए होंगे, मान लो ये सुप्रीम कोर्ट है, इसने ये कह दिया कि ये राष्ट्रपति जो है ये अवैध है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रपति ये अवैध है, तो याद रखो इसके ये बात कहने से पहले इस राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए गए होंगे वो उसी प्रकार लागू रहेंगे जिस प्रकार से एक वैध राष्ट्रपति के रूप में होते हैं। तो ये कब, जब तक ये इसके कहने के बाद नहीं, इसके कहने से पहले जब तक ये अवैध घोषित ना करे तब तक इसके किए हुए कार्य वैसी तरीके से सही रहेंगे और मान्य होंगे। आफ्टर दैट ऐसा नहीं होगा, उससे पहले इसने जो भी कार्य किए हो, जैसे मान लो कोई बंदा राष्ट्रपति बन गया, आज के लिए वो राष्ट्रपति बन गया, उसने 20 दिन में कोई डिसीजन ले लिया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि ये तो राष्ट्रपति का पद जो है अवैध है, तो अब जो उसके 20 दिन पहले जो उसने कार्य किए हैं वो सारे मान्य होंगे, इसके बाद की बात अलग हो जाएगी, उसके बाद की बात नहीं, लेकिन इससे पहले के सारे कार्य नहीं है कि अवैध कह दिया गया तो उसके जो भी कार्य किए गए होंगे उनको भी आप निग्लेक्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होगा, तो याद रखिएगा। तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। कैसे होंगे? प्रभावी बनेंगे, यानी इफेक्टिव रहेंगे। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की है कि अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है उसकी उसने क्या किया है, आलोचना की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए या जो भी है। राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया है कि वो लोकतांत्रिक नहीं है, अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक चुनाव है, ठीक है, इस तरीके से बताया है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव को निम्नलिखित कारणों से चुना है, मतलब उन्होंने क्यों इस चीज को चुना है, इसके कई रीजन है, ऐसे नहीं कुछ भी चुन लिया। तो राष्ट्रपति का पद, जो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है, ठीक है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है। कैसा होता है कि वो एक नाम मात्र का कार्यकारी है, काम तो सारे प्रधानमंत्री करते हैं, वो तो एक कार्यकारी अधिकारी है, वो भी नाम मात्र का। आप देखते हैं हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा चर्चा में कौन रहता है, आपके प्रधानमंत्री रहते हैं। राष्ट्रपति तो एकदम नाम मात्र का है कि राष्ट्रपति का कहीं नाम आता होगा गलती से, बाकी जितनी भी देश की यात्राएं हैं सारा कुछ राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो राष्ट्रपति है वो प्रशासनिक मेन अधिकारी है, इसके साइन पे सारे काम होते हैं, ये साइन करता है, सिग्नेचर करता है, जो है कोई भी ट्रीटी साइन हुई, कोई भी किसी देश से कोई किसी प्रकार का कोई समझौता या ज्ञापन हुआ तो उसमें राष्ट्रपति का नाम ही जाता है। प्रधानमंत्री से एक तरीके से प्रस्तावक लेके जाते हैं, वहां पे ले जाने का काम करते हैं, बाकी जो राष्ट्रपति है उनकी कलम से काम चलता है, ठीक है। हमारे भारत में ऐसा थोड़ा सा है कि प्रधानमंत्री जो है वो हाईलाइट रहते हैं और राष्ट्रपति थोड़ा सा एक तरीके से ब्लर कह सकते हैं आप। तो हाँ, बात कर लेते हैं अहर्ताएं, एलिजिबिलिटी जिसे कह सकते हो कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, शपथ एवं शर्तें क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है, उस व्यक्ति की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। राष्ट्रपति के पद की अहर्ताएं जो है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति निम्नलिखित अहर्ताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी अहर्ताएं होनी चाहिए? पहली अहर्ता है जो भारत का नागरिक हो, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना उसका जरूरी है। सिटीजन ऑफ इंडिया 35 साल एज पूरी कर चुका हो, क्या है 35 साल जो है वो एज पूरी कर चुका हो, इससे कम का नहीं चलेगा, एक भी दिन का मैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र नहीं है। थर्ड है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित है, यानी लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित है। और तीसरी बात, चौथी बात बोले वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब संघ सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी प्रकार के सरकार में हो, कहीं पर भी लाभ के पद पर नहीं हो, ये बात भी है, तब वो राष्ट्रपति के चुनाव बनने के मतलब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के काबिल है, वरना नहीं। अगर वो किसी लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, सबसे बड़े, ठीक है। इसके बाद इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। कितने प्रस्तावक? चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 क्या होना चाहिए? अनुमोदक। देखो प्रस्तावक की तुम्हारा प्रस्ताव 50 लोग कम से कम रखें और 50 आप उसका अनुमोदन करें, समझ गए? यानी कि 50 लोग ये कहें कि तुम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो, तुम्हारा प्रस्ताव लगेगा, 50 लोग आपको स्वीकार भी करने वाले हों,
अनुमोदक हों, ठीक है, कम से कम की बात कर रहे हैं, इतने लोग आपका प्रस्ताव रखें और इतने अनुमोदन करें। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में, आप देखो उसमें क्या क्राइटेरिया है, आरबीआई के साथ क्या होता है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक में जो उम्मीदवार होगा उसे कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा बेटा, 15,000 रुपया उसको जमा करना पड़ेगा जमानत राशि के रूप में, जमानत राशि के रूप में, ठीक है। ये जमानत राशि आपकी जमा होगी जब आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे, और जब क्राइटेरिया स्टार्ट यही से हो जाता है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसके बाद आरबीआई में 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा होगी। यदि आपने टोटल वोटों का, जो मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहते हो, यदि 1/6 भाग मतों का प्राप्त करने में, यानी 1/6 यदि आपने टोटल मतों का प्राप्त नहीं कर पाया है, तो आपकी जमानत राशि जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, याद रखें, हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात और भी ध्यान रखें कि 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा होती है, और ये आप 1/6, इसमें क्राइटेरिया दिया गया कि कम से कम 1/6 भाग आपको कुल मतों का प्राप्त करना होगा। अगर नहीं कर पाते तो जमानत राशि भी गई आपकी, ठीक है। तो इस समय ऐसे ही मजाक में नहीं चले जाना है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने, ठीक है। तो ये चीज है। अब आपको हम बता दें, यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। 1997 की हम बात थोड़ी कर लेते हैं, पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से। अगर हम 1997 की बात करें, 1997 में चले जाओ जरा पीछे। 1997 में क्या था, कम से कम उस समय ये क्राइटेरिया था कि तुम्हारे 10 प्रस्तावक हो, प्रस्तावक, और 10 क्या हो आपके अनुमोदक हो, तब भी काम चल जाता था, ठीक है। और आरबीआई को कितनी जमानत राशि देनी पड़ती थी, 2500 रुपए, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं थी, ठीक है, 2500 रुपए जमानत राशि देनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये चीज थी कब आपकी, ये थी 1997 में, सॉरी। अब एक चीज देखो, आरबीआई को तब 2500 दिए जाते, तब 15,000 दिए जाते, ऐसा क्यों किया गया, देखा गया कि लोग ज्यादा सीरियस होके नहीं आ रहे हैं, सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो 25 रुपया बहुत नॉमिनल राशि दिया, उन्होंने 15,000 कर दिया, और प्रस्तावक और अनुमोदक भी बढ़ा दिया। ये कब से बढ़ाया गया बेटा, ये चीज ध्यान रखना, ये 1997 से ही बढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बाद से ही क्या कर दिया गया, 50-50 आपके अनुमोदक और प्रस्तावक कर दिए गए हैं, और बाकी आपके 15,000 रुपए डिपॉजिट हो गए आरबीआई के लिए, जो कि आपकी जमानत राशि के रूप में जमा होगा। 1/6 भाग अगर आपने नहीं प्राप्त किया तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति का पद के लिए जो है अहर्ताएं हैं, पात्रता है कि इस तरीके के बंदे जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा क्या, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञा भी लेता है। अब शपथ और प्रतिज्ञा लेगा तो उसमें ये बताइए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा कौन, सबसे मेन चीज है कि शपथ कौन दिलाएगा, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे समझ में आता है कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, जिसको शपथ कौन दिलाएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है आपका, इसको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाएंगे इसको कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे, पद की शपथ दिलवाएंगे। अब एक बात कहते हैं कि बाई चांस चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति है तो कौन शपथ दिलवाएगा, तो हम बात करते हैं जो भी उस समय पर सेकेंड नंबर पे होंगे, यानी चीफ जस्टिस जो सेकेंड नंबर पे होंगे, जो वरिष्ठ जज होंगे कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो आके यहाँ पे शपथ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुपस्थिति में, किसकी, चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज जो है इनको शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। तो वही है कि शपथ दिलवाएंगे, राष्ट्रपति आराम से कहेंगे कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करूंगा, भारत की जो है संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण करूंगा, यही सब वो बताएंगे अपने मतलब शपथ के रूप में कि भारत की एकता अखंडता उन सबको बनाए रखना है हमको। तो वो सब चीजें हैं राष्ट्रपति शपथ के टाइम पे ये सब बोलेंगे, और इस तरीके से राष्ट्रपति की शपथ पूरी होती है और फाइनली जो है वो पद पे बैठ जाते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अगले नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में और भी चीजें बताएंगे कि उनके वेतन भत्ते के बारे में भी बात करेंगे, राष्ट्रपति के निलंबनकारी जो वीटो है उनके बारे में बात करेंगे, पॉकेट वीटो के बारे में बात करेंगे, और राष्ट्रपति के क्या कहते हैं
वो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पॉकेट पिक्टो, नीलम्बरकारी हो गया, और अध्यादेश के बारे में बात करेंगे, उसको हटा देना, ठीक है, ध्यान रखना, वीडियो देखना है तो नहीं को। अध्यादेश के बारे में बात करेंगे, तो अभी बहुत सारी चीजें वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे आपको, 1 to 1 राष्ट्रपति के बारे में टोटल डिटेल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।